जो फैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये फैसला जो है, जो हमारा मौक़िफ़ है, उसकी तायद करता है। ये आइडेंटिफिकेशन का जो फैसला आया है इस वक्त, वो सारा इख्तियार बेसिकली अब एक लफ्ज में चला गया 218 के इलेक्शन ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी हमायत का जो है वो यकीन दिलाया है और मुद्दा हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। वो बैलेट पेपर है जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इलेक्शन कमीशन को किन बातों को सामने रखना चाहिए, लेकिन ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा क्योंकि कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर चंद लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये है कि वापस जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे डाल दी है कि इंतखाबात कैसे होंगे उसका आईनी तरीक़ाकार पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन दो छोटी चीज़ें हैं। अपोजिशन इसको अपनी जीत इसलिए करार दे रही है कि सीक्रेट बैलेटिंग का जो आईनी तरीक़ाकार है वो मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि इसी फैसले में डिडक्टिबिलिटी जो है, यानी जो वोट को डिडक्ट करने का एक तरीका है, उसके ऊपर भी जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक तरीक़ाकार वज़ा करेगा जिसके ज़रिए से वो ये जान सकेंगे कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, पता चल जाएगा किसने किसको वोट डाला है अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये मामला खुफिया ही रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। उनको पता होगा किसने किसको वोट डाला है। और अगर कल को कुछ लोगों के बारे में ये शिकायत आती कि उन्होंने करप्शन की है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और उन्होंने पैसा लेकर वोट इधर से उधर किया है या लालच लेकर वोट अपना इधर से उधर डाला है, तो फिर उनके बारे में ये पोल खुल सकता है। सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी खासी मुतहरिक है और पीटीआई भी मुतहरिक है। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके 3 लोग गायब हो गए और वो मिल नहीं रहे, जबकि उनमें से कुछ ने सामने आकर अपनी शिकायत का इजहार किया। 2 MPs तो कम से कम बिल्कुल सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से शिकायत हैं और हम उन शिकायत की बिना के ऊपर वोट नहीं डालेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नुमाइंदगान को। तो सिंध में तो मसाइल सीधे सीधे हैं और वहाँ पर पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है और ज़्यादा सीटें जीतने की ना सिर्फ पोजीशन में है बल्कि वो अपनी इस्तात से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ और MQM के साथ राब्ते काफ़ी हद तक बढ़ा लिए। देखना यह है कि क्या वहाँ पे कोई मामला हल हो जाएगा या मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ही सबके पास सीटें आएंगी या फिर वही कुछ होगा जो हमने माजी में देखा है। पाकिस्तान एक अजीबोगरीब मुल्क है, बहुत ही अजीबोगरीब मुल्क है। यहाँ पर 22 करोड़ लोगों ने वीडियोज़ देखी कि जिनको हमने वोट डाले थे वो करोड़ों रुपए के बंडल वसूल कर रहे हैं पैसों के और अपने वोटों को बेच रहे हैं। ना उन लोगों का आज तक कुछ बिगाड़ा जा सका, ना उन लोगों को बुलाकर आज तक कभी किसी ने पूछा, ना उन लोगों को कानून के दायरे में लाया गया, ना आज तक पता किया गया कि पैसों के ये अंबार जो बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल पे चले हैं वो कहाँ से आए। किसी में जरूरत नहीं कि उनको बुलाकर पूछे या उनसे इस सवाल का जवाब मांगे। और वो तमाम सेनेटर्स जो इस करप्शन के जरिए से इक्तदार में आए और सेनेट की सीटें जीत कर जाके पाकिस्तान के ऐवान बाला में बैठे, उन तमाम की अभी तक किसी के बारे में कुछ पूछा नहीं गया। वो तमाम अब तक वहीं पे बैठे हैं और इक्तदार के मज़े ले रहे हैं, सेनेटरशिप के मज़े ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको अपोजिशन अपनी जीत कह रही, हुकूमत अपनी जीत कह रही है, लेकिन एक्चुअली ये पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की तरफ एक बॉल वापस फेंका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की पार्लिमान गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से, और ये इल्ज़ामात 2-3 हुकूमतों में तो बहुत ज़्यादा लगे हैं धांधली के, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई ऐसा अच्छा मैकेनिज़्म नहीं बना पाई या ऐसी रिफॉर्म्स नहीं कर पाई पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में जिसके बाद ये सारे मुत्तफिक हों कि पाकिस्तान में धांधली नहीं होती, पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं। बार बार इनका ये इम्तिहान आया और इस इम्तिहान में ये नाकाम हुए। हर हारने वाले ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और हर जीतने वाले ने कहा कि मैं सुरखरू हो गया, अवाम का फैसला मेरे हक में आया है, और हर मरतबा धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सारी पार्टीज़ को इकट्ठा करके अपने दौरे हुकूमत में
धांधली के खिलाफ या इंतखाबात के शफाफ तरीक़ाकार के लिए कोई सिस्टम नहीं बना पाए, आइन में कोई तरमीम नहीं कर पाए, अपने फ़ायदे की तरमीम फटाफट कर लेते हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आए, उसकी तरमीम फटाफट हो जाती है। तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म किसी को बनना हो तो उसकी तरमीम फटाफट हो जाती है। लेकिन ऐसी तरमीम जिसमें अवाम के वोट के हक को इज्जत मिले, उसके ऊपर तरमीम कभी भी कोई भी नहीं कर पाया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से कमल शौजब साहबा मौजूद हैं, नवाब तैमूर तालपुर साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप मौजूद हैं, सेनेटर निहाल हाशमी साहब PMLN से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कमल शौजब साहबा, आपको क्या लगा कि ये आपके हक में कैसे आ गया फैसला? अब वोटिंग तो आइन के तहत होगी, जैसे आइन था वैसा ही है, और जो करना है वो तो फिर करना है पार्लिमान को, अगर कोई तरमीम करनी है तो। अब तरमीम तो हुई नहीं, ऑर्डिनेंस चलेगा नहीं, तो ये तो अपोजिशन के मौके की वो कह रहे हैं जीत हो गई है, वैसे ही इंतखाब होगा जैसे पहले होता रहा है। तो आप क्या तब्दील कर सकते हैं इसके अंदर? आज आपकी टीम भी जाके मिली इलेक्शन कमीशन को, जिससे आपको लगे कि अब ये ज्यादा शफाफ इलेक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने काफ़ी डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया है और सवाल पूछा है। मैं कोशिश करूंगी कि जितना एक मेरा इल्म है इस बारे में मैं उसके मुताबिक बता सकूं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बीच में से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, और उसमें अगर इजाज़त देते हैं तो थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वेयर इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सीक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट and that the secrecy of the ballot therefore has not to be implemented in the ideal or absolute sense but to be tempered by practical considerations necessitated by the process of election। यानी कि जो पहले आर्टिकल 226 की डेफिनेशन या तशरीह की जा रही थी, उसमें यह समझा जा रहा था कि आपने जिस तरह कहा कि बैलेट जो आपने कास्ट कर दिया है वोट, तो उसकी सीक्रेसी जो है वो फॉर एवर होगी। तो जब अब तशरीह हुई है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की है कि वो फॉर एवर या एब्सोल्यूट उसकी सीक्रेसी को हम उस तरह से नहीं मान रहे हैं, और वो कंडीशनली चेक हो सकती है। जैसे आपने बड़ा सही एक्सप्लेन किया कि पार्टीज़ नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार बहरहाल मौजूद है कि वो देख सकते हैं। अब आगे दो लाइनें और हैं, और उसके बाद जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी बात की और सवाल में उसको लिंक कर देती हूँ। Furthermore, in order to achieve the mandate of the Election Commission in terms of Article 218 और 3 इसका clause है, read with Article 220 and other enabling provisions of the Constitution and the law, the Election Commission is required to take all available measures, ये important है, including utilizing technologies to fulfill the solemn constitutional duty to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law and the corrupt practices are guarded against। अब इतनी मज़ाक़ा केस बात है कि हमारे सारे जितने सियासतदान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो आइन की बालादस्ती और कानून, आप ये जुमला सुन के तो कान पक गए हैं कि इस किताब की, जी हम सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, इसकी बालादस्ती। मुझे इसमें से सारे रस्तू जरा दिखा दे कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप वोट खरीदा करें, कहाँ लिखा हुआ है कि आपके जितनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उससे ज़्यादा की आप सीटें लें, और फिर उसके बाद फखरिया बताएं कि हमारे साथ फलाने MNA राब्ते में और फलाने MP है हमारे राब्ते में है। मुझे बता दें अगर इस किताब में कोई एक, तो ये मेरे दोनों जो बैठे हुए हैं कोलीग्स, मुझे ज़रा उस आर्टिकल की और उस पेज की निशानदेही करें, मैं देखूंगी और उसको फ्रेम करा के दोनों ऐवानों के बाहर जो हमारे आईज की और नोज की लॉबी है ना, वहाँ बड़े बड़े फ्रेम लगवाऊंगी उसके, कि इसके मुताबिक सब कुछ होता रहा है यहाँ पे। आप जरा इनसे ये भी पूछ के मुझे बताइएगा कि 2018 में तैमूर तालपुर साहब ने अभी कुछ जो 2 साल पहले एक स्पीच किया, हमें तो अभी वो मिली, 91 सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास सिंध की उसमें असेंबली में। उस 91 की सीटों की मौजूदगी में इन्होंने 10 सीटें सेनेट में कैसे ले ली, जबकि जो एक इम्पॉर्टेंट उनका मैथ्स है, ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन की इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, इसके मुताबिक आपको 21 वोट चाहिए होते एक सेनेटर को इलेक्ट कराने के लिए। तो इतना जबरदस्त इन्होंने कोई मैथ्स लगाया कि 91 सीटों के साथ ये 10 यहाँ पे सेनेटर अपने बना लिए। यही मैथ्स इन्होंने लगाया केपी में, जहां पर इन्होंने 6 सीटें थी, 6 सीटों के साथ ये 2 सेनेटर बन गए, 2 सेनेटर बनवा लिए,
और किसी को कानो कान खबर नहीं। और कहने को ये है कि जी वो परवेज खटक साहब और हमारे जो मासूम स्पीकर साहब हैं वो अपने ही लोगों को पैसे देते रहे इनके सेनेटर्स को वोट डालने के लिए। तो ये ऐसी ऐसी माशाल्लाह साइंस की इजादें हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं कि आज मैं हैरान हो रही हूं कि सारे जोर लगा रहे हैं हमारे सारे ऑपोजिशन वाले, जिन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 23वीं शिक में लिखा था, ये भी मैंने बड़ी दफा बोला लेकिन कहना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के रस्तुओं ने ये ड्राफ्ट किया था जी। वो मैंने पढ़ के सुनाया है, उसमें तो आगे सजा भी लिखी हुई है, आगे सजा भी लिखी हुई है। हाँ जी, बकायदा 14 दिन के अंदर फारग भी कर देंगे उसको। मैं जरा मुझे ये जरा 2 पैराग्राफ मुझे साथ रखने दें इमरान। सिर्फ एक जी बताइए। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इसको बनाने वाले 2 लोग जो हैं उनमें से एक मोहतरम का नाम है रजा रबानी साहब और दूसरे मोहतरम का नाम है फारूक एच नाइक साहब। आजकल पूरा टाइम वो ये जोर लगा रहे थे कि बैलेट जो है वो ओपन आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकता, टोटली इलीगल है। और यही कानून की किताब जिसको शायद इन्होंने देखा होगा जब ये ड्राफ्ट किया होगा, इसी में से वो बताने की कोशिश करेंगे ये तो बहुत गैर आईनी बात है। और जो धंधा चल रहा है, जो लोगों की खरीदो फरोख्त और जो डंके की चोट पे आके वो फरमा रहे थे, देखिए इस वक्त अगर कोई नई चीज करेंगे तो वो इस आइन की होगी जब तक कि इस आइन में तरमीम नहीं हो जाती। इस तरह तो उनका मौकिफ ठीक है कि आइन में तरमीम हुए बगैर बैलेटिंग का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके लिए आइन की तरमीम चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन निहाल हाशमी साहब, ये 14 लाइनें हैं और बड़ा मुख्तसर सा है, सफ़ा नंबर 4 की आखिरी 14 लाइनें या 2 पैराग्राफ, इनके अंदर तो बड़ा वजाहत से लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी जो है वो नहीं रह सकती और उसमें टेम्पर्ड किया जा सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा कर सकता है कि वोट डिडक्टेबल हो, पता चल जाए कि ये किसने कहाँ वोट किया है। तो इसमें तो किसी की जीत नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आईनी तरीकाकार से इलेक्शन हो रहा है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि वो हमेशा खुफिया नहीं रहेगा, बल्कि अगर किसी ने धोखा दिया, पैसा लिया, करप्शन की तो पकड़ा जाएगा मुस्तकबिल में। जी निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसी की जीत किसी की हार नहीं हुई है। वाह। आज जीत हुई है पाकिस्तान के आइन की, आज जीत हुई है पार्लियामेंट की बालादस्ती की, आज जीत हुई है जमहूरियत की, आज जीत हुई है पार्लियामेंटेरियंस की। मगर दूसरी तरफ मुझे बहुत अफसोस है कि आज ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं कि उनको इल्म ही नहीं है कि कब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो सदारत ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है, उसको कब इस्तेमाल किया जाए, कब सदारती रेफरेंस भेजा जाता है, कब पार्लियामेंट में तरमीम के लिए किस तरह से पेश किया जाता है, और कौम का सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया किया। आप जो मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं उसके साथ एक और चीज है जी, वो है यहिया आफरीदी साहब की वो नोट जिसमें उन्होंने बड़ा दो टोक लिख दिया कि 186 के तहत कैसे प्रेसिडेंट साहब ने यह भेज दिया, आपके सवाल का हम जवाब नहीं देते और आपके सवाल ही आपको वापस करते हैं। और जहां तक रह गया कौन सा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये अहकाम सादिर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेट देम डिटरमाइन इट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताने वाले कि जनाब ये आइन में लिखा है, ये आइन में नहीं लिखा है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बता दूं, मोहतरमा अभी कह रही थी अरस्तों के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारे पास जो अरस्तों है उसने पाकिस्तान की अच्छी प्लानिंग की, अच्छी प्रोग्रामिंग की और एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, काश आपके पास भी कोई ऐसा अरस्तों होता। दूसरी बात, उन्होंने कहा मुतनासिब नुमाइंदगी, मैंने उनका नाम नहीं लिया, पार्लियामेंट की मेंबर मैंने तो ओवर बोला है, ओवरऑल बोला है। बड़ा एहतराम बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा मोहतरमा को कि मोहतरमा देखिए, जब इस पाकिस्तान का फॉल हो गया तो उस वक्त जब 73 के आइन बनाया जा रहा था तो यह देखा गया कि नुमाइंदगी जो कौमी असेंबली में है, उससे पहले सेनेट नहीं था हमारे मुल्क में, तो उसे कैसे हम हर सूबे को इकाई बना सके। तो जो सेनेट है उसका नाम है हाउस ऑफ फेडरेशन, कि हर सूबे को उसकी आबादी, उस जमाने में जब बलूचिस्तान को 12 सीट दी गई थी उस वक्त उनके एमएनए की तादाद 12 नहीं थी, कम थी, मेरे ख्याल से 9 थी। पंजाब से अगर एमएनए 100 से ज्यादा थे मगर उनके भी जाते थे 12। तो पार्टियों को नुमाइंदगी मुतनासिब नहीं दी जाती है, ये सूबे को दी जाती है, जो हम फेडरेशन है उसकी इकाई को दी जाती है। जहां तक सीओपी में रजा रब्बानी साहब थे, बिल्कुल थे, पाकिस्तान के बड़े जय्यद पार्लियामेंटेरियन, बहुत जबरदस्त आदमी है,
सच्चे मुहिब वतन है, कमाल के लॉयर हैं। हाँ, फारूक एच नायक साहब उस सीओपी के ड्राफ्ट में नहीं थे, बल्कि सफदर अब्बासी साहब थे। तो मैं उस ड्राफ्ट के उसमें रहा हूं, मुझे उस पूरे प्रोसेस के याद है आज भी, बल्कि कुछ ड्राफ्ट ओरिजिनल मेरे पास भी पड़े होंगे। तो जहां तक बात है, हमें देखना है आगे कैसे जाए, किसकी जीत हुई है छोड़ दें, किसकी हार। अब आपने सिंध नहीं, निहाल भाई हल की तरफ आए ना, निहाल भाई हल की तरफ आए भाई, हल की तरफ आए ना। मुझे बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को, जिसको पीटीआई के पास, जी निहाल भाई देखिए, अब टेक्निकल चीज क्या है निहाल भाई, हम मैं जरा आपको इजी कर, निहाल भाई हम बहस में जा रहे हैं, मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। 22 पीटीआई के पास 30 है, 22 उनको मिल सकता है, 8 वोट उनके फालतू हो जाए। अगर वो इत्तेहाद कर ले जीडीएस से या एमक्यूएम से तो एक और सीट बनती है। रह गई जमात इस्लामी, उसके पास 1 वोट है, टीएलपी के पास 3 वोट है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पीटीआई 1 सीट, एमक्यूएम 1 सीट, जीडीए 9 सीट, अगर उनके दोस्त उनको सपोर्ट ना करें। अच्छा निहाल भाई, इस तरह से पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ पार्टी मैनेज करती है। निहाल भाई कोई वो उसका कोई मसला नहीं है। मैं जो जानना आपसे चाह रहा हूं, इस वक्त का इशू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बैलेट पेपर के साथ ऐसा बंदोबस्त कर सकता है जिसके तहत वो ये जान लें कि किस बंदे ने कहां वोट डाला था। आपको इस पे कोई एतराज तो नहीं है, क्योंकि इस फैसले को आप लोगों ने अपनी जीत करार दिया है और ये फैसले का एक पैराग्राफ है नहीं, जो ये कह रहा है। देखिए, मुझे एज ए पार्लियामेंटेरियन इस बात में मैं इसको ओन नहीं करता हूं। ये आप किसी की ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। आप क्या सर, ईमानदारी तो सबने टीवी पे देख ली ना सर। सारे पार्लियामेंटेरियन चोर हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन करप्ट हैं, कि आप जो लोग मुल्क की आइन साजी कर रहे हैं उनकी देखिए पकड़ा जाता है। जैसे पीटीआई वालों ने पैसा लेन देन किया, पकड़े गए, तो इसी तरह से आप पकड़ लेंगे। बड़े मैकेनिज्म है। जब चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो ड्रामा हुआ, वही पकड़ा गया। वो 14 लोग कौन थे? पीटीआई के 20 एमपी, वो भी पकड़ा गया, वीडियो आ गई। नहीं निहाल भाई, ये नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसको आप अपना हक, आप जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सराह रहे हैं, नहीं कर सकती है। देखिए आपने कहा इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती, ये डोमेन है पार्लियामेंट का डोमेन है। आप इस फैसले से इख्तिलाफ करते हैं, पेपर में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के इस हिस्से से इख्तिलाफ करते हैं। एज ए डेमोक्रेट, एज ए स्टूडेंट, नाउ वी हैव अ राइट। अब क्योंकि फैसला आ गया है, आप या मैं या कोई भी इस फैसले से इख्तिलाफ कर सकता है। फैसला आ गया ना भाई, उस पर हम तनकीद भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फैसले का ये वाला हिस्सा आपको पसंद नहीं है। इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक एमएनए, मेरी ये जो मोहतरमा बैठी है, आप इनके इंटीग्रिटी को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आप किसको वोट देंगी? सर, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने पैसे पकड़े और मैंने वीडियो देखी है, मैं क्यों इनकी इंटीग्रिटी पे शक ना करूं? कानून हर इन्हीं की पार्टी के लोगों ने पैसे पकड़े हैं और वोट डाले हैं दूसरी पार्टी के लोगों को। चले ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बात ये करेंगे कि ये ऑपोजिशन को पसंद आया फैसला, लेकिन इस फैसले का ये जो हिस्सा है 14 लाइनें, चौथे सफे की आखिरी, ये क्यों पसंद नहीं आ रही? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं। देखें तैमूर तारपुर साहब, ये तो सारे कह रहे हैं कि फैसला ठीक आया और सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस फैसले को, लेकिन इस फैसले का एक हिस्सा ये भी कहता है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऐसा बंदोबस्त कर सकता है कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी जो है वो वोटर के वोट की ना रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इस पोर्शन से आपको इख्तलाफ है या इत्तफाक है? इमरान साहब, बात यह है कि आपको देखना ही होता है कि आप किस सिचुएशन में, आपको किस सिचुएशन ने घेरा हुआ है, आपके इश्यूज क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो आया, मेरे ख्याल से इसमें हम इनके साथ सहमत हैं, हम उसमें खुश हैं, कोई गलत बात नहीं आई है, अच्छा फैसला आया है, हम उसे वेलकम करते हैं। क्योंकि एट द मोमेंट व्हाट इज द सिचुएशन इज कि जो भी लोग इनके पीटीआई के एमपीएस हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से तंग आकर उन्होंने कोई छुप छुपा के हमें वोट देने का नहीं सोचा हुआ। उन लोगों ने ऐलान किया है, सोशल मीडिया पर आए हैं, न्यूज चैनल्स पर आए हैं। आपने 2 लोगों की तो मेरे ख्याल से हमारे एमपीएस की बात सुनी होगी, शर साहब की और दूसरी गबोल साहब की। तीसरे जो थे अबड़ो साहब, जिनके इल्जाम लग रहा था कि वो किडनैप हो गए, उन लोगों ने भी लाइव टेलीफोन पे निजी चैनल से बात की। उन्हें कहा है कि इनकी घटिया पॉलिसी की वजह से, इनकी सिंध दुश्मन पॉलिसी की वजह से हम इनको वोट नहीं देंगे। तो जाहिर बात है, अगर वो वहां पे वोट नहीं देंगे, वो वहीं पर वोट देंगे जहां पे उनका जमीर उनको इजाजत देगा। मैं समझता हूँ अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं भी पीटीआई का रुकन होता, एमएनए एमपी होता और इनकी ये परफॉर्मेंस होगी और इतनी इनकी घटिया करप्शन होती जो 117 से 124 पे ले जाती,
और इतने ये लोग ना हिले तो मेरा भी शायद ज़मीर मुझे इजाज़त ना देता कि मैं इनको वोट दूं, जिस तरह बाकी बाज़मीर लोग इनसे हट रहे हैं। इनके अलावा अभी तक काफ़ी MNAs भी हैं जो हमसे कभी राब्ते में आपके आ ज़मीर चुके ने हैं। आपको कभी ज़िंदगी में कहा हो कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में या कराची में कोई हालात अच्छे नहीं किए, कभी कोई अचानक कभी ज़मीर जागा हो आपका पीपल्स पार्टी के बारे में? अगर ऐसे होता तो वहां से तो दर्जनों अफराद उनको छोड़ के, अगर ऐसा ज़मीर किसी का मुज़ाहमत करता तो कम से कम एक तो MPI या MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बोल देता कि जनाब मैं वोट नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप हमारे साथ है, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जो काम कर रहे हैं वो सारी पाकिस्तान का जो है बजट होते भी कुछ नहीं कर सकते। खान साहब तो नवाब साहब फिर आप ये तस्लीम करते हैं कि जब सादिक संजरानी को वोट मिल रहा था तो आपके पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे पीपल्स पार्टी के बजाय सादिक संजरानी को वोट डाल दिया था? मैं तो भाई इनसे सवाल करता हूं कि अभी जब सेनेट में इलेक्शन हुए, री इलेक्शन हो रहा था, कॉल आई थी, तो उस पर वो कौन से 14 लोग थे जिन्होंने खान साहब के कहने पर वहां पे वोट दिया उनको, PTI को, और किस बुनियाद पे दिया? क्या खान साहब ने उनको पैसे दिए, रिश्वत दी, या कोई नाजायज उनके काम किए? तो मेरा तो डिमांड ये होगी वहां से जरा पता तो चले ताकि बात की डेप्थ तक चले। अब तो बता देना, मैं PTI अब भी बता दे, अगर वो इतनी साफ सुथरी सच्ची है कि वो कौन से 14 सेनेटर्स थे तो हम उनसे सहमत होंगे कि बिल्कुल उनकी पॉलिसी बराबर है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। जब हमने इनको कहा, नून लीग ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, सर PTI अपने तो सारे देखिए, PTI अपने तो सारे बता देंगे कि हमारे सारे सेनेटर ने वोट डाला सादिक संजरानी को। ये तो आपका काम है कि आप पता करेंगे आपकी पार्टी में वो कौन सी काली भेड़े हैं जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज पे वोट डाल दिया जाके सादिक संजरानी को। अगर कोई हमारा पीपल्स पार्टी, अभी निहाल हाशमी साहब ने कहा कि हमें पता है कौन लोग हैं, पता चल गया होता। निहाल हाशमी साहब ने कहा कि हमें पता चल गया था। पीपल्स पार्टी में हमें नहीं पता कि पीपल्स पार्टी से किसने वोट दिया नहीं दिया, क्या वो सारे नून लीग के या किसी और जमात के थे, उस चीज पे क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी पार्टी से कोई है, और हाशमी साहब तो मेरे अंकल है, मेरे वालिद के दोस्त हैं, हाशमी साहब को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई पीपल्स पार्टी का तो प्लीज मुझसे शेयर कर लें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सकें। जी हाशमी साहब, भाईजान बता दें इनको ताकि बंदे तो फारग होना जिन्होंने 2 नंबरी की है, या सारे नून लीग के ही थे? इमरान भाई आप भी जबरदस्त आदमी है, आज आप उस सब्जेक्ट पे बहस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। नहीं आप ही ने छेड़ा था भाई। जिसमें सुन तो लेना, आज पूरी PTI का मुंह काला और काली हो गई है। वो जिस शीशे को देखते हैं ये काली जजमेंट है उनके लिए, हमारे लिए तो व्हाइट है, इनके लिए काली जजमेंट है। पार्लियामेंट के लिए व्हाइट है, आइन के लिए काली जजमेंट है। ऐवान सदर का इन्होंने मुंह काला करवा दिया जब जैया अफरीदी साहब कहते हैं कि आर्टिकल 186 को मिसयूज किया गया। तो आज जरा से एंजॉय करें, आप क्यों बेचारों को बस तंग कर रहे हैं PTI वालों को? नहीं उनको नहीं मैं तंग कर रहा, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी आपसे मदद मांग रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि सादिक संजरानी, धांधली है, वो जानना चाहते हैं कि सादिक संजरानी वाले इलेक्शन में जमीर सिर्फ PMLN वालों का जागा था या पीपल्स पार्टी वालों का भी जागा था? हमारा तो जमीर जागा रहा है, हम जमीर जाग रहा है, पाकिस्तान के लोग का भी जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, और उस वक्त से जाग रहे हैं जब से इनकी धांधली शुरू हुई है। और देखिए ऐसा जाग रहे हैं कि धांधला और धांधली और धुंध सब खत्म कर दिया। अल्लाह ताला का अपने एक निजाम है, अल्लाह के निजाम से कोई लड़ नहीं सकता। इन्होंने अल्लाह के निजाम को बदनाम करने की कोशिश की, इन्होंने मदीना की रियासत के नाम पे झूठ बोला, वोट लिया, इन्होंने करप्शन के खात्मे में। तो अल्लाह ताला देखता जरूर है, मगर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। पाकिस्तान के मजलूम गरीब लोग जो हर रोज, आज LPG के सिलेंडर में 11.8% का इजाफा कर दिया गया, तो वो बेचारे दुआएं तो नहीं देंगे ना भाईजान। खाली पेट से दुआएं नहीं निकलती भाईजान, बद्दुआएं निकलती हैं। बेरोजगारों से आपको दुआएं नहीं मिलती, बद्दुआएं निकलती हैं। सनत जहां पे धुआं नहीं निकल रहा वहां से बद्दुआएं नहीं निकलती, आहें निकलती हैं। और अब ये सिलसिला तो चल निकला है, बस जितनी जल्दी इनको समझ आ जाए तो बेहतर है। अच्छा कमल शोधब साहब, ये आपका वफद जाके मिला इलेक्शन कमीशन को, करे धो के, ठीक है। आप कमल शोधब साहब आपका इश्तहार देखे कि मुंह साफ कैसे किया जा सकता है। जी ठीक है कमल शोधब साहब, ये जो आप लोगों ने जाके आज मुला के इलेक्शन कमीशन से, और फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया कि 2 घंटे के अंदर ये बैलेट छप सकते हैं, 1500 बैलेट पेपर है टोटल, और इनको ऐसा बनाया जा सकता है कि जिससे डिटेक्टिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट कर जाए और पता चले कि ये वोट किसने किसको डाला है। तो क्या अब आप लोग ये करेंगे? और अगर ये करेंगे तो इस वक्त खदशा सिर्फ इस बात का है कि आपके लोग बिकने जा रहे हैं या आपके लोगों को खरीदा जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी ऐसा डर नहीं है और PMLN को भी ऐसा डर नहीं है, ये डर आपकी जमात को है, इसीलिए आप ओपन बैलेटिंग चाह रहे थे। अब ये डर लेकर आप बैलेट पेपर नए छपवाने के बाद
क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है? अच्छा इमरान, 4 पॉइंट्स हैं, पहले वो सुन लीजिएगा। हाउस ऑफ फेडरेशन बोला इन्होंने, मोहतरम ने, तो वाकई हाउस ऑफ फेडरेशन की बड़ी प्रोपोर्शनेट किस्म की रिप्रेजेंटेशन होगी जब चकवाल से वोट ट्रांसफ़र करके कराची के एक प्लॉट से रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सिंध से, क्योंकि सिंध में तो ख़वातीन की बहुत कमी है। और यही मोहतरम जिनको बाकियों के मुंह काले और अपना बहुत गोरा नज़र आ रहा होता है, इनको भी मेरे ख्याल में पंजाब से इलेक्ट करवा दिया गया था, सिंध से रिप्रेजेंटेशन इनको। जी निहाल भाई पंजाब से सेनेटर बने थे, बिल्कुल मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह चिट्टे पंजाबी पंजाब और अभी एक और एक मिनट मैंने आपको पंजाबी बोल के बता रहे हैं। हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हौसले से सुन लें। नवाज शरीफ का कलेजा बहुत बड़ा है जनाब, माशाल्लाह कलेजा भी बड़ा है, दिल भी बड़ा है, गुर्दे भी बड़े हैं। नवाज शरीफ कारकुनों को सीट देता है, नवाज शरीफ फारिग है, पैराशूटर्स को नहीं देता है, पैसा लेकर के नहीं देता है। इमरान इनको कहें जरा अब अपनी जी कमल शोधा साहब बात मुकम्मल कर लें। दोनों की तकरीरें, अब मेरी बारी है, अब सुन लें। अच्छा इन्होंने कहा कि जनाब अगर कहें तो मैं आईना भिजवा सकता हूं माशाल्लाह। अब आप अपनी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। नहीं मेरे ख्याल में बात मुकम्मल करने दें, भिजवाइएगा। आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं। आईने में खुद आपको अपना मुंह काला नजर आता होगा, आपके घर में आईने ही सारे काले वाले होंगे, तो बराए मेहरबानी जरा मेरे ख्याल में बोलिए जो फिर आप बाद में जवाब में ना करें, आप कंटेंट पे बात करें, इस किस्म की बातें ना करें, डिस्कशन कर लें थोड़ी सी। जी चलें बात करें। तो जी मैं तो डिस्कशन ही कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को अपनी लाइंस क्रॉस करने की आदत है क्योंकि इनके पास कंटेंट है नहीं। रुबीना खालिद और बहरम तंगी साहब कौन से जिन्नात का यहाँ पे लेकर वोट बैठे हुए हैं, मैं नाम बता रही हूँ, बुलाइए उनको और उनसे हिसाब लें। और मेरे ख्याल में साथ में जरदारी साहब को भी बुलाएं जो ओपनली कहते रहे कि हम अब सेनेट में भी आपको वोट नहीं लेने देंगे, और ये वो मियाँ साहब जो बड़े कलेजे वाले हैं उन्हीं को ही बताया करते थे। दूसरी बात ये सुन लीजिए कि जो सेनेट जो चेयरमैन संजरानी साहब हैं वो जॉइंट कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के, तो जब आपने उन्हें इलेक्ट करवाया था ना तो आप ही के लोगों ने उन्हें वोट किया था। उसके बाद आपने एज यूजुअल पैंतरा बदल लिया। बलोचिस्तान की हुकूमत नून लीग ने गिराई थी, पीपल्स पार्टी ने गिराई थी, नून लीग के कमर में छुरा घोंपा था और वहां पे इनका कोई भी मेंबर नहीं था, फिर भी वहां से इनके सेनेटर इलेक्ट होकर आ गए थे। तो ये वो जादू की छड़ियां हैं जो ये इस्तेमाल किया करते हैं और फिर बाद में मासूम बन जाते हो। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल किया था कि 91 मेंबर्स के साथ 10 सेनेट की सीटें सिंध से इन्होंने कैसे जीती, वो मैथमेटिक्स तालपुर साहब ने बयान किया और वहां पे नाम भी लेते रहे। और उस वक्त मजे की बात यह है कि 3 मार्च 2018 को पीटीआई की हुकूमत ही नहीं आई हुई थी सेंटर में। उस वक्त सेनेट का इलेक्शन हुआ था जब आप ही की हुकूमत थी और आप ही के ही लोग वहां पर मौजूद थे, तो उस वक्त भी आपने लोगों को पैसे दिए और खुद खड़े होकर इन्हीं मोहतरम ने इकरार किया है असेंबली में, हाउस उस पे फ्लोर पे खड़े होकर इस चीज का इकरार करते रहे। तो आप मुझे बताइए इनको क्या टेंशन होगी? ये तो ओपनली कहते हैं कि हम जमीरों के सौदागर हैं, हम तो मंडियां लगाते हैं, हम तो खरीदते हैं। इनके बड़े खुद ये बातें करते हैं, इनका बिलावल साहब खुद इकरार कर रहे हैं और वो जो इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है वो जाती उमरा में जाके उस दिन भीख मांगता रहा कि जनाब वो हम पीटीआई के एमएनएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नून लीग की टिकट दे दो, हमारे पल्ले में तो पंजाब में कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में शर्मनाक बात है ही नहीं इनके लिए कि चेयरमैन इनका अपना भी और इनका कैंडिडेट जो पुराना वजीर आजम रहा है वो खुद इकरार कर रहा है कि पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म हो गया है पंजाब से, अब इन्हें बैसाखियों के लिए नून लीग की जरूरत पड़ेगी। और नून लीग के जो हालात हैं वो भी आज सुन लीजिए। एक वहां पे इशाइया दिया गया, पीपल्स पार्टी ने वहां पे हमजा शहबाज साहब को बुला लिया लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे, तो उनकी आपा जान जो है वो रुस गई है। अल्लाह खैर करे, अब देखते हैं कि जिस वक्त वोटिंग होगी तो आपा जान से पूछ के होगी या भाईजान से पूछ के होगी। वैसे तैमूर तालपुर साहब ये तो वैसे बड़ी अजीब बात है कि वजीर आज़म पाकिस्तान जो है साबिक, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को जाके ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप अपने टिकट देने का वादा करें तो पीटीआई के कुछ एमएनए मुझे वोट डाल देंगे। यानी ये तो बड़ी पैथेटिक किस्म की स्टेटमेंट जो रिपोर्ट हुई है कि जी 12 बंदे मुझे वोट डालना चाहते हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन वो उसके बदले में मेरी पार्टी का नहीं आपकी पार्टी का वोट मांग रहे हैं। इसको रीइंफोर्स किया है, इसको वैलिडेट किया। तैमूर तालपुर साहब ये तो पंजाब में शिकस्त तस्लीम कर देने वाली बात है। बात सुने पहली बात तो अगर किसी जमात की इतनी पॉपुलैरिटी है, अगर पूरा पंजाब नून लीग के पीछे मेजॉरिटी जा रही है तो किसी को क्या जरूरत है तकलीफ देने की? इट्स अ फैक्ट,
अगर कोई कह रहा है कि हमें नून लीग का टिकट दो, आप तस्लीम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का टिकट कोई नहीं मांग रहा, लोग अब नून लीग, पीपल्स पार्टी की ये हालत होगी पंजाब में कि वो अब नून लीग का टिकट मंगवा के देगी लोगों को। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की दूसरी सबसे वांटेड जमात है, दूसरी सबसे लविंग जमात है, जिसको लोग चाहते हैं। इन 12 एमएनए में से किसी ने भी आपका टिकट नहीं मांगा? जो हमारा टिकट मांग रहे हैं, हम उनका फिलहाल बात नहीं करें, पर जिन्होंने नून लीग का टिकट मांगा है उनका आपने बता दिया है, और उनमें से काफी जो एमपीएस हैं वो हमारी तरफ आ भी गए हैं, उनके एमएनएस भी आ गए हैं। आप सोचे ना, आज मेरी बहन जो है बैठे बैठे इतना जज्बाती हो जाती है कि किसी का कहती है मुंह काला हो जाए तो कोई घर के शीशे काले कर ले, तो एक्चुअली रीजन ये है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जब अपनी जमात के एमपीएस और एमएनएस आके अपनी लीडरशिप को गालियां देंगे। नहीं, वो कालक वाली बात जो है ना वो निहाल भाई ने शुरू की थी वैसे। यार निहाल भाई ने शुरू की थी वैसे। पीपल्स पार्टी और पीएमएल को ना आजकल एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, एक दूसरे की आवाज नहीं आती। आप लोग शुरू की थी जिसने आवाज बिल्कुल आ रही है मुझे, मैंने तो अभी बहन की बात सुनी, मेरी को काला मुंह कर दिया तो फलाना कर दिया, तो ये तो उनका तरीका है। नॉन गैर सियासी लोग है ना, गैर सियासी लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। कोई आधे इनकी पार्टी में लोटे भरे हुए हैं, ठीक है ना, जो पीपल्स पार्टी नून लीग से लोटे हमेशा हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते रहते हैं। बाकी सारे करप्ट टोला माफिया, सारी जो है शुगर माफिया, क्रीम डैडी, सारे इनके पास बैठे हुए हैं। इन्होंने 117 से 24 नंबर पे ये करप्शन को ले गए, तो इनका तो मकसद पूरा हो रहा है। इनको क्या वास्ता, इनको क्या गरज है कि अवाम भूखी मर रही है, नंगी घूम रही है, इनको क्या फिक्र है? इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेबें गर्म की हैं, माल कमाया है, मुल्क को लूटा है, तबाही बर्बादी कर दी है पूरे मुल्क की, खसारा कहां पर पहुंचा दिया है। ऊपर से झूठे किस्से बताता कि हमने इतना कर्जा वापस कर दिया है, 1 टका 1 रुपया इन लोगों ने कहीं वापस नहीं किया है, खाते जा रहे हैं, इस मुल्क को बेच के जाएंगे लोग। और इसी वजह से आपने देखा 9 में से 8 इलेक्शन इनकी फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए हार गए। तो और क्या करेगा अवाम, क्या करेगी? आपको जूते या गोलियां तो नहीं मारेगी आके? अवाम का तो हक इरादगी उनके वोट से होता है। तो अपने वोट के साथ इन लोगों को उन्होंने बिल्कुल आउट करके उन्हें बता दिया है कि ये सिलेक्टेड लोगों को अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये करप्ट तरीन नाअहलों का टोला पाकिस्तान की अवाम को क्रॉस द कंट्री रिजेक्ट कर दिया है, चाहे सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हर जगह पर ये फेलियर हुए हैं। आप देखिए तो सही इमरान भाई, जरा आप हिसाब किताब देखें। सवाल इलेक्शन कराची मलीर से सवाल कुछ हमने 6000 की लीड से जीता था, हम उसको 19,000 की लीड से जीत गए हैं। जो हमने थरपारकर की सीट 7,000 इनके पास। अरे मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद दोबारा कोशिश करने वालों के जवाब मिलेंगे। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाब साहब देखिए, पंजाब वाला मसला तो हल हो गया, हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी करना चाह रही है। मामला आगे रुक जाता है सिंध में, जहां हमें ऐसा लगता है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर जमातों के लोग ज़मीर जाग जाने की वजह से पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो फ़र्क तो सिर्फ यहाँ पे निकलेगा और तो कहीं नहीं निकलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी निकलेगा फ़र्क, और फ़र्क आपका इस्लामाबाद में भी निकलेगा। आपने आई डोंट नो आपको लेटेस्ट है या नहीं, इनके एमएनए हैं आज़ाद अली नवाज शाह साहब, उन्होंने कह दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। 2 एमएनएज हैं पीटीआई के जिन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे भी लगा दी अपनी क्लिप, दोनों का पीटीआई से ताल्लुक है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमारा ज़मीर जाग गया है, हम एक मरे हुए ज़मीर के साथ ही पीटीआई को वोट दे सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी और जमातें हैं, बहुत से आज़ाद लोग हैं जो हमसे राब्ते में हैं। और हैरत की बात है कि किसी की कोई डिमांड नहीं है सर। नहीं, एक और गुजारिश सर, अगर कुछ आपके लोगों के अगर हादसाती तौर पे आपके या नून लीग के कुछ लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं और वो वोट डाल देते हैं जाके हफीज शेख साहब को, तो वो भी इसी तरह ज़मीर जागे हुए होंगे या उनका कोई और चक्कर होगा? जहां पर आग लगती है ना, वहां पर इमरान भाई धुआं जरूर होता है। तो अगर कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी कहीं जा रहा होता तो कहीं से आपको तो भिनक मिली जाती, बड़ी सोर्सेस है इमरान खान साहब, धुआं नजर आता, कोई खुशबू जलने की आती जैसे दूसरी जगहों से आ रही है। वाह, क्या बात है, क्या बात। आपकी हंसी जो है ना, नहीं आपकी जो हंसी है वो उसमें पूरी एक दास्तान है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियोस चल गई, पैसे लेते हुए लोग नजर आ गए, आज तक पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यानी पाकिस्तान की सियासत का मुंह गंदा करने वाले जो लोग हैं
वो दंदनाते फिर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ना किसी ने ये पूछा कि पैसे कहां से आए। जी कमल शोधब साहिबा, इस हंसी में किस जमात के थे जो नोट ले रहे थे, किस जमात के थे वो? ये पीटीआई किस जमात के? कमल शोधब साहिबा, ये इस हंसी में आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। ये आपकी बेबसी पे हंस रहे हैं। जी वो उन्होंने अभी आपने जब सवाल किया था ना कि इन्होंने फरमाया था कि पीटीआई के एमएनएस ने डिमांड की कि हमें नून लीग की टिकट दी जाए। इनका तो कैंडिडेट इकरार कर रहा है कि उनकी डिमांड्स को हम इस तरह पूरा करें या हम उनको इस तरह अपने पास लाने की कोशिशें करें। अभी एक सेकंड पहले इन्होंने वक्फे से पहले माना कि हाँ जी हमारी जो नून लीग जमात है तो बड़ी जबरदस्त जमात है, इसलिए हम खुद उन डिमांड जो है या जो हम दिलवा रहे हैं वो हम पूरी करें। और दूसरी अभी जो हंसी हंस रहे हैं, तो अब मैं इस हंसी पे मेरा पंजाबी का जुमला एक आ रहा है लेकिन फिलहाल छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह 3 मार्च के बाद आप दोबारा रखिएगा प्रोग्राम। बता दे तो उस वक्त जरूर मैं वो बयान दूंगी। तो बताने की बात सिर्फ ये है कि मेरा भाई 1 मिनट में पहले कोई बात करते हैं, दूसरे मिनट में एग्जैक्टली वही करते हैं जो इनकी लीडरशिप ने बताया कि ऐसे पैंतरा पतल यूटर्न सरकार हमने बैरमन तंगी और रुबीना खालिद यूटर्न तो अक्लमंद करते हैं ना, झूठ और जो सियासी कलाबाजियां खाते हैं वो आप जैसे लोग होते हैं। रुबीना खालिद और बैरमन तंगी बाकायदा बैठी हुई इस वक्त जिंदा तस्वीरें हैं रिगिंग की, करप्शन की और लोगों को के जमीर खरीदने की। इसके बाद अभी आपको मैंने एक और भी है कमल शोधब साहब, ये एक और तस्वीर भी है, एक और तस्वीर भी है, वो आप भूल गई हैं शायद। आपके सेनेट के चेयरमैन भी एक ऐसी तस्वीर है कि जिनको पता नहीं कहां से वोट पड़ गए और फिर वो बच गए थे। देखिए सेनेट के चेयरमैन को मैंने आपको पहले बताया कि सेनेट के चेयरमैन को जब अपॉइंट या इलेक्ट कराया गया था तो उस वक्त इनके वोट उनको डले थे। ये बाद में पैंतरे बदले तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ भी नहीं होते। अब इनका ख्याल है कि ये लोगों के ईमान खरीद रहे हैं, उनको राब्तों में रख रहे हैं, तो क्या बहुत सारे लोगों का दिल नहीं होगा कि इनसे जान छुड़ा ले? आप कह रही हैं कि ईमान खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं ईमान जाग रहे हैं। अब मैं ये फैसला कैसे होगा? निहाल भाई पंजाब में जैसे हो गया सारा कुछ वैसे ही बाकी जगहों पे भी हो जाना चाहिए। एक मिनट जी, पंजाब का सुन ले, हम दोनों को छोड़े, निहाल भाई को जज करते हैं। पंजाब में सिर्फ ये कोई करिश्मा नहीं हुआ है, पंजाब में इनको पता था कि इनकी सीट चली जानी है, इस वजह से इस तरह का। जी निहाल भाई, जो पंजाब में हुआ क्या आपको नहीं लगता कि बाकी जगह पे भी यही हो, जान छूटे बीच में थे? नजरियाती काम नहीं हो रही है। पंजाब और वफाक दो अलग, पर पंजाब और दीगर सूबों के इलेक्शन की थोड़ी सी नौइयत मुख्तलिफ है। आपको याद होगा 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे कब्जा किया था, बड़े मुश्किल से हमारे और आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद किया, और उसके बाद फिर एक बार IMF ने इस मुल्क पे 15 सेकंड है हमारे पास। तो ये जो फेडरेशन की है ना, हफीज शेख साहब IMF के नुमाइंदे हैं पुराने ईस्ट इंडिया के, और जो यूसुफ रजा गिलानी है वो पाकिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तान के वजीर आजम, अनअपोज वजीर आजम थे। वाह वाह। क्या ये पाकिस्तानी कबूल करेंगे कि ईस्ट इंडिया का नुमाइंदा जीत जाए और पाकिस्तान का अनअपोज वजीर आजम हार जाए? ये इनको इंट्रोड्यूस तो ये इसमें बड़ी लंबी बहस है, फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।